नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं भगवती प्रसाद सोरेन स्वागत करता हूँ। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए थर्ड ईयर, और इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है जहांगीर। और यह जहांगीर की जो क्लास है वो चौथी है, पार्ट 4। यह बच्चों, इससे पहले हमने देखा था, इसके जो पिछली क्लासें थी उसमें जहांगीर किस प्रकार भारत का बादशाह बनता है। अकबर के 3 पुत्र होते हैं, दानियाल, मुराद, और जहांगीर 2 पुत्र अत्यधिक सुरापान करने से उनकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर भारत का मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है। उसके बाद हमने देखा जहांगीर ने किस प्रकार नूरजहां से निकाह किया और किस प्रकार उसने अपने पिता से विद्रोह किया और किस प्रकार उसने मेवाड़ मुगल संधि 1615 में संपन्न करवाई। और इसी प्रकार दक्षिण में अहमदनगर की पूर्ण विजय के बाद उसने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अतः हम अब आगे पढ़ेंगे। जब कांधार फारस के शाह ने मुगलों से छीन लिया और उस पर जहांगीर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, उसी समय शाहजहां का विद्रोह भी हो गया। तो आज का जो टॉपिक है शाहजहां का विद्रोह। शाहजहां का विद्रोह। यह बच्चों, आज हम शाहजहां के विद्रोह को देखेंगे। यह जहांगीर का पुत्र है और इसका जो जन्म हुआ था जोधपुर की राजकुमारी और जहांगीर के निकाह के फलस्वरूप। तो इनका जो ननिहाल है वह जोधपुर। नूरजहां का गुट जो 1612 ईस्वी से शासन की एक छत्र बागडोर संभाले हुए था, 1621 ईस्वी के अंत में क्षीण होने लगा। यानी 1621 के बाद जो नूरजहां का जो गुट था, नूरजहां गुट में नूरजहां, उसके पिता एतमाउद्दौला, मां अस्मत बेगम, भाई आसफ खां, मुख्य थे। और ये इस प्रकार मिलकर नूरजहां गुट का निर्माण इन्होंने किया था। ये 1612 से 1621 तक ये मुगल साम्राज्य पर एक छत्र शासन करने लगा था। अंत में क्षीण होने लगा। मद्यपान और अफीम के प्रति व्यसन एवं शरीर के दुर्व्यवहार के फलस्वरूप जहांगीर ने अपना शरीर जीर्ण बना लिया। यानी इतना नशा किया कि उसका शरीर जीर्ण बन गया, कमजोर हो गया। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा। उसके नूरजहां को भय था। उसका समस्त जीवन महत्वाकांक्षा की सिद्धि तथा प्रभुत्व के वातावरण में बीता था। अब उसे लगने लगा कि उसके पति की मृत्यु के पश्चात न केवल उसकी शासन सत्ता वरन प्रमुख मामलों में उसका हाथ भी न रह सकेगा। यानी जहांगीर की जो स्थिति थी वो दिन ब दिन बिगड़ रही थी। तो नूरजहां ने जो शासन का केंद्र थी, उसने ये सोचा पति की स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा है और मेरे हाथ से प्रशासन के महत्वपूर्ण जो विभाग है वो निकलते जाएंगे। अतः उसको इस बात की लेकर चिंता होने लगी। उसे लगने लगा कि उसके पति की मृत्यु के पश्चात न केवल उसकी शासन सत्ता वरन प्रमुख मामलों में भी उसका हाथ नहीं रहेगा। वह शाहजहां की योग्यता, शक्ति, महत्वाकांक्षा, गर्व से भली भांति परिचित थी। यानी शाहजहां ने अपनी योग्यता का परिचय मेवाड़ मुगल संधि करवाकर और दक्षिण में अहमदनगर की विजय कराकर उसने दे दिया था और वह उसकी महत्वाकांक्षा को जानती थी, जिसके कारण राज सत्ता में अपने गौरवशाली पद पर बने रहने के विषय में भूल कर भी सोचना उसके लिए व्यर्थ था। यानी यह सोचना उसके लिए व्यर्थ था। पूर्ण रूपेण समझकर कि साम्राज्य में 2 स्वेच्छाकारी व्यक्ति
अर्थात वह स्वयं और शाहजहाँ एक साथ नहीं रह सकते। अतः उसने ये तय कर लिया कि वह शाहजहाँ की योग्यता से परिचित थी। अतः उसने ये कहा कि राजनीति और राज्य में हम दो एक जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं रह सकते, अतः एक दूसरे के प्रति द्वंद्वी होंगे ही होंगे। अतः नूरजहाँ ने शाहजहाँ को नीचे गिराने की या उसके पद से च्युत करने की बात सोची, अर्थात वह स्वयं शाहजहाँ के एक साथ नहीं रह पाएंगे। उसने जहांगीर के निकटतम जीवित पुत्र शहरयार, जो कि उसके हाथ की कठपुतली बन सकता था, अपनाना प्रारंभ किया। यानी जहांगीर का जो पुत्र था शहरयार, उसको अपने निकट लाना शुरू किया ताकि शाहजहाँ को नीचे गिराया जा सके। राजनीतिक मतभेदों की विषमता इन शक्तिशाली व्यक्तियों के धार्मिक मतांतरों के कारण और भी भीषण हो गई। नूरजहाँ उदार शिया संप्रदाय की थी और दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु रहना जानती थी, परंतु शहजादा उत्तरोत्तर सुन्नी पंथ का अनुयायी होता रहा। यानी यह शहरयार सुन्नी था और नूरजहाँ शिया थी, अनुयायी होता गया। उसे फारस निवासियों का प्रभुत्व तथा शिया धर्म को दरबार में बोलबाला अच्छा नहीं लगता था। शहरयार को सत्ता ग्रहण कराने की योजना सफल बनाने के लिए नूरजहाँ ने शेर अफगान और उससे उत्पन्न कन्या लाडली बेगम की मंगनी उससे कर दी। यानी नूरजहाँ, इसका जो पूर्व पति था शेर अफगान, इन दोनों से एक पुत्री हुई थी लाडली बेगम। इसकी मंगनी शहरयार से कर दी और इसका पक्ष लेना शुरू कर दिया। 1620 में कर दी। विवाह अप्रैल 1921 में आगरे में संपन्न हुआ। यानी इन दोनों का निकाह भी 1921 में कर दिया। शहरयार 8000 जात और 4000 सवार के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। दुर्भाग्यवश नूरजहाँ की माता, जो ऊपरी सुल्तानकारी प्रभाव बनाए रखती थी, यानी नूरजहाँ की माता जो अस्मत बेगम थी, वो नूरजहाँ पर अंकुश लगाए रखती थी उनकी महत्वाकांक्षाओं पर। 1621 को चल बसी, यानी उसकी माता का देहावसान हो गया। उसका पिता इत्मा-उद-दौला जनवरी 1622 में उनकी भी मृत्यु हो गई। यानी 21 में माता जी चले गए, 22 में पिताजी चले गए। उसके से नूरजहाँ गुट भंग हो गए। यानी ये दो जो प्रमुख थे, ये दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए उनके लिए। अतः नूरजहाँ गुट छिन्न भिन्न हो गया। नूरजहाँ और शाहजहाँ के मध्य भेदभाव बढ़ गए। इसी समय फारसी सेना ने कांधार पर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिससे त्राण करने के लिए शाहजहाँ को आज्ञा मिली थी, परंतु शाहजहाँ नूरजहाँ के आचरण से इतना शंकित था कि उसने अपनी प्रतिष्ठित गद्दी दक्षिण को छोड़कर जाना उचित न समझा। यानी नूरजहाँ ने आदेश भिजवाया उसको कि आप जाइए कांधार पर रक्षा कीजिए, किंतु वह अपनी नूरजहाँ के प्रति वह शंकालु था। अतः उसने अपनी दक्षिण की जो गद्दी थी उसको छोड़कर नहीं गया। उसे भय था कि उत्तरोत्तर क्षीण स्वास्थ्य सम्राट की मृत्यु के पश्चात कहीं नूरजहाँ उसके सहज अधिकार को चलकर शहरयार को सम्राट न बना दे। यानी वह ये जानता था कि मैं अगर चला गया तो वह अपने जामाता दामाद शहरयार को कहीं जहांगीर की मृत्यु के बाद बादशाह न बना दे। एक बात को ध्यान रखना बच्चों, आसफ खां, इसकी जो पुत्री है अर्जुमन बानो बेगम, इसका निकाह शाहजहाँ से हुआ था और यही आगे चलकर मुमताज बनी। यानी भाई का दामाद शाहजहाँ, बहन का दामाद शहरयार। अतः माता पिता की तो मृत्यु हो गई। आसफ का भाई था, उसने शाहजहाँ का पक्ष लिया, शहरयार को सम्राट न बना दे। उसने सम्राट से प्रार्थना की कि उसे सेना पर स्वतंत्र शासन का अधिकार एवं पंजाब के प्रदेशाधिपति और उसके कुटुंब निवास के लिए रणथंभौर का दुर्ग प्रदान किया जाए। यदि ये शर्तें स्वीकार की गई तो वर्षाकाल के उपरांत वह कांधार विजय के लिए प्रस्थान करेगा। नूरजहाँ ने, जिसने जहांगीर को एक प्रकार का बौद्धिक दासत्व में जकड़ लिया था, उसे विश्वास दिलाकर यह समझा दिया कि शाहजहाँ के ये विचार विद्रोह की भावना से अनुप्रेरित है। यानी जहांगीर को यह विश्वास दिला दिया कि शाहजहाँ इस तरह की जो मांग कर रहा है वो विद्रोह कर सकता है।
तो उसने अधीनस्थ समस्त शाही अधिकारजनों तथा सेना को फौरन दिल्ली वापस भेज दे। इसी एक औखाकर घटना हो गई जिसने दोनों दलों के भेदभाव और अधिक बढ़ा दिए। शाहजहां ने कुछ काल पूर्व धौलपुर के परगने को जागीर रूप में मिलने के लिए प्रार्थना की थी। यानी शाहजहां ने कहा था मुझे धौलपुर का परगना चाहिए। सम्राट से आवश्यक स्वीकृति की आशा से उसने स्वीकृति वचन आने से पूर्व ही दरिया खां को उसकी बागडोर संभाल दी। यानी जहांगीर ने आज्ञा नहीं दी, उससे पहले उसको पता था कि आ जाएगा आज्ञा, किंतु उसने उससे पूर्व ही दरिया खां को वहाँ की बागडोर संभालने भेज दिया। नूरजहाँ ने धौलपुर उस परगने को शहरयार के लिए जागीर के रूप में मांग लिया था। यानी नूरजहाँ ने शहरयार के लिए भी वही धौलपुर का परगना जागीर के रूप में मांगा था। वह एक फौजदार की नियुक्ति कर दी और वहाँ पर एक फौजदार की नियुक्ति भी कर दी। अतएव उस परगने पर अधिकार जमाने में दरिया खां और शहरयार के फौजदार शरीफ उल मलिक में मुठभेड़ हो गई। यानी दरिया खां और शरीफ उल मुल्क भिड़ गए, एक नूरजहाँ का प्रतिनिधि, एक शाहजहाँ का प्रतिनिधि। शरीफ उल मलिक की आंख में चोट आई, तब उसे युद्ध में बहुत से व्यक्ति भी मारे गए। यानी दोनों लड़े तो बहुत से व्यक्ति ही मारे गए। नूरजहाँ ने इस घटना का पूरा लाभ उठाया। जहांगीर ने शाहजहाँ को डांट फटकार तथा उसे दक्षिण की पूरी सेना को दरबार में तुरंत भेजने का आदेश दिया। यानी अपनी पत्नी की सुनी और अपने बेटे को खूब डांट फटकार लगाए, बोले कि आपके पास जो भी शाही सेना है उसको वापस दरबार दिल्ली में भेजो। इस प्रकार शाहजहाँ से मनमुटाव होने के पश्चात जहांगीर ने शहरयार की पदवृद्धि करके 12,000 जात 8,000 घुड़सवार या सवार के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। यानी शाहजहाँ का डिमोशन हो गया और शहरयार की पदोन्नति कर दी, प्रतिष्ठित किया। और कांधार आक्रमण के लिए उसे मुख्य सेनापति बनाया। यानी शहरयार को कांधार भेजने के लिए सेनापति बनाया। इससे कुछ समय उपरांत ही पंजाब में स्थिति शाहजहाँ की कुछ जागीरें शहरयार के नाम परिवर्तित कर दी। यानी शाहजहाँ को जैन के प्रकार नीचा दिखाने की बात कर रही थी, अतः उसकी जो पंजाब में जागीरें थी वो भी शहरयार के नाम से जारी कर दी। अंतोगत्वा शाहजहाँ द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करने और क्षमा याचना पर भी उत्तर में स्थिति उसकी शेष जागीरें जिनमें हिसार सम्मिलित था और जो राज्य उत्तराधिकारी की निर्दिष्ट संपत्ति समझा जाता था, शहरयार को सौंप दिया। यानी अमूमन जो उसकी जो जागीरें थी वो शहरयार को सौंप दी। नूरजहाँ के भाई आसफ खां को इसलिए शंकित रहती थी क्योंकि उसे संदेह था कि वह अपने दामाद शाहजहाँ का पक्ष लेता है। यानी वह अपने भाई के प्रति भी अब संकित हो गए, क्योंकि नूरजहाँ का भाई आसफ खां, इसकी पुत्री मुमताज, उसका निकाह हो गया शाहजहाँ से, तो वह अपने दामाद का पक्ष ले रहा था। ऐसी नूरजहाँ को शंका थी। अब नूरजहाँ अकेली थी। बेगम ने महाबत खां को बुलाया। यानी एक नए व्यक्ति का उद्भव हुआ, महाबत खां को बुलाया, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ सैनिक था और जिसकी दरबार ने अब तक अवहेलना की थी। उसे 6,000 जात 5,000 सवार के उच्च पद पर आसीन कर दिया। महाबत खां के प्रतिद्वंदी आसफ खां को रोज राजकोष लाने के लिए आगरा भेज दिया। यानी महाबत खां के प्रतिद्वंदी कौन था? आसफ खां, जो नूरजहाँ का भाई था। अतः उसके विरुद्ध भी उसने षड्यंत्र रचा और महाबत खां को उद्भव कर दिया। अभी कठिनता से इस दिशा में पग उठाए ही थे कि शत्रु द्वारा कांधार पर अधिपत्य जमा लेने का समाचार प्राप्त हुआ। जहांगीर ने फारस के शाह के ऊपर विश्वासघात का दोषारोपण किया और महत्वशाली दुर्ग को वापस लेने की तैयारियां की आज्ञा दी। इसी समय शाहजहाँ ने खुल्ला विद्रोह करने का समाचार सुन लिया गया। यानी शाहजहाँ ने भी इसी समय खुल्ला विद्रोह कर दिया, क्योंकि उसकी जो जागीरें थी सब शहरयार को दे दी गई थी और समाचार मिला कि वह आगरे पर अचानक छापा मारना चाहता है। शाहजहाँ को विश्वास था कि उसका पिता नूरजहाँ का गुलाम बन गया है। यानी जो उसका पिता है जहांगीर, वो नूरजहाँ का गुलाम हो गया। ऐसी बात शाहजहाँ सोचता था। अतः अपने पिता को से न्याय की कोई आशा नहीं रही थी। अतः उसे अपने पिता से न्याय की आशा नहीं थी, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी के कहे के अनुसार चल रहा था। पर नूरजहाँ के गुप्तचर बड़ी संलग्नता से कार्य में लगे थे। उसने देश विद्रोही की योजनाओं को नष्ट करने तथा उसे मात देने के लिए कोई कसर न छोड़ी। यानी जो नूरजहाँ और उसके जो गुप्तचर थे राज्य के, वह पूरी तरह निष्ठा से काम कर रहे थे और नूरजहाँ को हर एक बात की सूचना दे रहे थे। अतः नूरजहाँ ने भी उसको नीचा गिराने की कोई कसर न छोड़ी, कार्य लगे थे। शहजादा परवेज को अपनी संपूर्ण सेना सहित बिहार से वापस बुला लिया। यानी इकोर पुत्र है परवेज, उसको भी वापस बुला लिया और आमेर, मेवाड़, कोटा, बूंदी, ओरछा, अन्य राज्यों के समस्त अधिपतियों को सम्राट की सहायता के लिए आमंत्रित किया। यानी सभी को सम्राट की सुरक्षा के लिए आमंत्रित किया।
मिर्जा अजीज कोका से समझौता कर लिया गया और महाबत खां को सेना नायक बना दिया, यानी महाबत खां अब सेनापति बन गया सभी का। सम्राट और साम्राज्ञी ने फरवरी 1623 में दिल्ली होते हुए मांडू के लिए प्रस्थान किया, जिससे वे रणस्थली के निकट बचाव के प्रबंध ठीक ठीक निरीक्षण कर सके। एक चतुर राजदूत को विद्रोही राजकुमार के हृदय की थाह लेने के लिए भेजा। उसका उद्देश्य था कि सम्राट को युद्ध संबंधी प्रबंध के लिए अधिक समय मिल जाए। सम्राट मई 1623 में अजमेर पहुंच गया। शाहजहां मांडू से, जो उस समय उसका मुख्य पड़ाव था, का दक्षिणी सेना के स्वामित्व के साथ फतेहपुर सीकरी की ओर बढ़ा। नगर स्वामी द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण द्वार बंद कर दिए गए जाने से नगर का प्रभुत्व पाने की योजना असफल होकर राजकुमार ने आगरे पर धावा बोला। पर अप्रैल 1623 में बिलोचपुर में शाही सैनिकों से मुठभेड़ के फलस्वरूप उसकी हार हुई, यानी शाही सैनिकों और शाहजहां की जो मुठभेड़ हुई उससे हार हुई शाहजहां की। यहाँ उसने अपने अति विश्वास पात्र सुंदर की मृत्यु के कारण, जो राय रायन विक्रमाजीत की उपाधि से अलंकृत था और देश का सर्वश्रेष्ठ सेना नायकों में से था, बड़ी क्षति पहुंची। शाही सैनिक एक मास तक अधिक विश्राम करके परवेज की नाम मात्र की अध्यक्षता में प्रस्थान किया। परवेज बिहार से वापस आ गया। 4000 जहाज 3000 सवार का अद्वितीय पद पर सुशोभित कर दिया गया। 40,000 जहाज 30,000 जहाज पर सुशोभित कर दिया गया, यानी सबसे ज़्यादा जहाज और सवार मनसब उसका बढ़ा दिया गया, जिससे वह शाहजहां के अधिक उपयुक्त समझा गया। परवेज ने विद्रोहियों का पीछा किया, जो उस समय भागकर मांडू पहुंच चुके और वहां के अवैध दुर्ग में सुरक्षित हो गए। महाबत खां के आगमन पर, जो सेना का वास्तविक सेनापति था, शाहजहां के अनेक साथी उसे छोड़कर महाबत खां की ओर मिल गए और शाहजहां को असीरगढ़ भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। वह बेराम बेग को सेना की एक टुकड़ी का आधिपत्य दे दिया, जिससे वह महाबत खां को नर्मदा पार कर दक्षिण की ओर अग्रसर न होने दे, यानी उसको रोके रखे। इसके पीछे हटने के परिणाम स्वरूप उच्च पदस्थ शाही सैनिक कर्मचारी और गुजरात की सेना में, जिसका वह शासक था, असंतोष फैल गया और गुजरात के कुछ प्रांत हाथ से निकल गए। शाहजहां अपने कुटुंब को असीरगढ़ में सुरक्षित छोड़कर बुरहानपुर पहुंचा, जो दक्षिण में मुगलों की राजधानी थी। उसने अपने पुराने शत्रु मलिक अंबार से सहायता के लिए मार्मिक प्रार्थना की, यानी जो मलिक अंबार पहले से उनका शत्रु था, उससे सहायता की याचना की। पर मलिक अंबर ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह एक अनाश्रित राजकुमार के कारण शक्तिशाली मुगल सम्राट के प्रकोप का भाजन नहीं बनना चाहता था और इसी को शाहजहां ने परास्त किया था और इससे ही संधि की थी। इस प्रकार की विनय उसने बीजापुर के नरेश से की, वहाँ भी उसे निराश होना पड़ा। विवश होकर महाबत खां से संधि वार्ता प्रारंभ की, पर यहाँ भी आशा उसे सहारा नहीं दिया, यानी वह संधि के लिए भी तत्पर नहीं हुए। उसका राजदूत अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको राजकुमार ने आत्मविनय और कुरान की शपथ के द्वारा अपनी ओर रहने के लिए वचनबद्ध कर रखा था, महाबत खां से जा मिला, यानी जो उसका खास आदमी था वह भी महाबत खां से मिल गया, जिसने भगोड़े शाहजहां को बंदी बनाने के लिए नर्मदा पार की। सम्राट ने महाबत खां के पास ये आदेश भिजवाया कि या तो वह राजकुमार को बंदी करके दरबार में प्रस्तुत करे अथवा उसे देश से निर्वासित करे। अब शाहजहां को ताप्ती पार करके पुराने शत्रु गोलकुंडा के सुल्तान के प्रदेश में जाने के अतिरिक्त और कोई अन्य मार्ग नहीं दिखाई देने लगे। वह अक्टूबर में वहां पहुंचा और शाही सैनिक शेष वर्षा ऋतु बीतने के लिए बुरहानपुर में रुक गए। जहांगीर ने अजमेर में डेरा उठाकर नवंबर 1623 में कश्मीर की ओर कूच किया। तेलंगाना में भ्रमण करता हुआ शाहजहां मछलीपट्टनम पहुंचा और वहां कुछ दिवस निवास किया, यानी वह मछलीपट्टनम पहुंच गया और वहां कुछ समय के लिए निवास किया। करने के पश्चात नवंबर को वहां से चला गया। तदुपरांत उसने उत्तर पूर्व की दिशा में उड़ीसा में पदार्पण किया, जो उस समय मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था। उस प्रांत का अकुशल और कायर शासक अहमद बेग खां प्रांत की रक्षा हेतु कोई समुचित प्रबंध न कर सका और भागकर पहले कटक पहुंचा, फिर बर्दवान, फिर अंत में ढाका। बर्दवान के उत्कृष्ट फौजदार सलीम ने शाहजहां का विरोध करने का दृढ़ संकल्प किया। फिर विजय सुंदरी शाहजहां का कंठाहार हुई, यानी यहाँ पर वह शाहजहां जीत गया और सलीम को उसने सामने घुटने टेकने पड़े। बर्दवान का अधिपति होकर शाहजहां ने राजमहल की ओर पग किया, जो उस समय अकबर नगर के नाम से विख्यात था। उसने राजमहल का घेरा डाला। घमासान युद्ध के उपरांत बंगाल का शासक इब्राहिम खान मृत्यु पर्यंत वीरतापूर्वक लड़ता रहा और स्वर्गधाम को सिधारा। उसको पराजित कर सका। उड़ीसा का शासक अहमद बेग खां ढाका में उसके अधीन हो गया। इसी प्रकार उड़ीसा बंगाल का प्रांत शाहजहां की मुट्ठी में आ गया, यानी उड़ीसा और बंगाल शाहजहां ने जीत लिया। इन दोनों पूर्वी प्रांतों को
अपना आधार स्तंभ मानकर शाहजहां ने बिहार, अवध, प्रयाग और आगरा को भी अपने पैरों से रौंदने की योजना बनाई, जिससे वह अपने पिता नाराज पिता से उठकर शर्तें स्वीकार कराने की स्थिति में आ गए। उसके युद्ध कौशल सेनापति मेवाड़ के राजकुमार भीम ने पटना पहुंचकर रक्तहीन विजय प्राप्त की। यहाँ का कायर शासक मुसलिस खां राजपूत सूरवीरों के आगमन के समाचार पाते ही अपनी प्राण रक्षा हेतु नगर छोड़कर भाग गया। समस्त बिहार, जिसमें रोहतास का अवनीशपुर दुर्ग सम्मिलित था, शाहजहां के हाथ में आ गया। एक दुरूपेण उसने जैनपुर भी मिल गया। शाहजहां ने बनारस के समीप गंगा पार करके कंतीत में अपना डेरा लगाया। उसने प्रयाग का अवरोध करने की आज्ञा दे दी। सम्राट प्रयाग और अवध दोनों को हाथ से धो बैठता यदि 1624 में परवेज और महाबत का बुरहानपुर में गिरी हुई दुर्ग रक्षक फौजों के उद्धार के समय पर शीघ्र न पहुंचते, यानी परवेज और महाबत का उसे दबाने के लिए आगे न आते, तो वह प्रयाग भी खो बैठते। उसके आगमन के फलस्वरूप अब्दुल्ला खां को वहां छोड़कर घेरा उठाकर जूसी जाना पड़ा। महाबत खां ने बलपूर्वक नौकाएं एकत्रित करके गंगा को प्रयाग से पश्चिमी की ओर 40 कोस की दूरी पार किया। उसने विद्रोही राजकुमार की खाद्य एवं अन्य रसद सामग्री को काट दिया। अब शाहजहां के सामने खुल्ला युद्ध करने या दक्षिण में भागने के अतिरिक्त कोई चारा न था, अतः उसने बिना तैयारी के ही युद्ध में करना पड़ा। मेवाड़ के राजकुमार भीम का प्रमथ धावा राज्य सेना के श्रेष्ठतम सैनिकों के विरुद्ध सफल न हो सका और अंतिम श्वास तक वह युद्ध स्थल में संघर्ष करता रहा, यानी भीम लड़ता रहा और किंतु वह उन्हें पराजित नहीं कर सका। वह इस संसार से विदा हो गया, यानी प्राणों की आहुति दे दी। युद्ध में लड़ता हुआ शाहजहां की ओर से वह लड़ रहा था, किंतु महाबत खां और परवेज ने उसको नहीं छोड़ा और युद्ध में उसको मार दिया। शाहजहां पूर्णतः परास्त हुआ, पर भाग्यवश उसके प्राणों की रक्षा हुई और वह वहां से भाग गया, यानी इस युद्ध में वह भाग गया। वह भागकर रोहतास पहुंचा और मुमताज महल की संतानोत्पत्ति के कारण यात्रा में असमर्थ पाकर वहीं छोड़कर उसे बंगाल में शरण ली, यानी अपनी जो पत्नी मुमताज महल है उसके बच्चे होने वाले थे, अतः उसे वहां छोड़कर वह आगे भाग गया बंगाल में शाहजहां ने फिर एक बार उड़ीसा, तेलंगाना और गोलकोंडा होते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। अहमदनगर की भूमि पर पैर रखा। उसने उसके अनुपस्थिति काल में अहमदनगर के सर्वशक्तिशाली संपन्न मंत्री मलिक अंबर और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कटुतम बैर भावना का प्रारंभ हो चुका था। अतः 1623 में बीजापुर तथा अहमदनगर ने महाबत खां से सहायता मांगी। दोनों ने सहायता मांगी, परंतु उसने चतुर सेनापति ने मना कर दिया और यह निश्चय किया कि शाहजहां के विद्रोह को दबाने के लिए बीजापुर को सहायता देगा। तब शाहजहां 1623 के अंत में दक्षिण से भागकर उड़ीसा पहुंचा। जो ही महाबत खां ने शाहजहां को देश से निर्वासन देने के अभिप्राय से उत्तर की ओर प्रस्थान किया, मलिक अंबर ने संतोष की सांस ली और गोलकुंडा से संधि करके बीजापुर की सेना को बीदर में पराजित किया। बीदर में लूट खसोट करने के उपरांत उसने बीजापुर में आदिल शाह को घेर लिया। विपदाग्रस्त सुल्तान ने मुगल सेना से प्रस्तुत अपनी सेना की एक टुकड़ी वापस बुला ली और जिन मुगल साम्राज्यवादियों के कंधों पर दक्षिण का भार था, उसने शीघ्र ही सहायता देने की अनुनय की। दो शत्रु दलों के मध्य गिर जाने की शंका से भयभीत मलिक अंबर ने अपनी सेना का एक भाग बीजापुर दुर्ग की दीवारों को घेरे रहने के निमित्त छोड़कर अग्रमार्ग ग्रहण किया और बीटवी में मुल्ला महमूद और लश्कर खां की अध्यक्षता में घेरा डाला। सहायक सेना की छापामार जहां उसने मुल्ला मोहम्मद का वध कर डाला और लश्कर खां को भगा दिया। तदुपरांत उसने मुगलों की दक्षिण प्रांत की राजधानी अहमदनगर को घेर डाला और साथ ही बीजापुर का घेरा भी यथापूर्वक जारी रहा। इस घटनाक्रम के अवसर पर शाहजहां जी जो उत्तर में मुंह की खा चुका था, दक्षिण की ओर लौटा। मलिक अंबर ने जो मुगलों का आजीवन शत्रु था, सहृदयता से उसका स्वागत किया। उसने शाहजहां को अपने पिता जहांगीर की विरोधी संघ में अपने साथ सम्मिलित होने के लिए प्रस्तुत कर दिया। अंबर के विनय पर शाहजहां ने बुरहानपुर दुर्ग का घेरा डाला और उस वक्त प्रभुत्व प्राप्त सफलीभूत न हुआ। इसी समय परवेज और महाबत खां शाहजहां का पीछा करते हुए दक्षिण में पुनः आ गए, यानी शाहजहां का पीछा करते 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 कहीं नहीं छोड़ा उसको, दक्षिण में वापस आ गए। वापस आए और मलिक अंबर की ने
शाहजहाँ को सहायता दी, क्योंकि वह आजीवन मुगलों का शत्रु था और जहांगीर का शत्रु था। अतः उसने अपने जो जहांगीर का पुत्र था उससे मित्रता का हाथ बढ़ा लिया और शाहजहाँ खुद जहांगीर का शत्रु हो गया। ने पुनः आगमन हुआ। शाहजहाँ ने बाध्य होकर बुरहानपुर के घेरे का अंत कर दिया और बालाघाट में रोहनगढ़ के स्थान में जाकर अपनी प्राण रक्षा की। जय राजकुमार रोग से पीड़ित हो गया और अब्दुल्ला खान ने, जो उस समय अकेला स्वामी भक्त था, संन्यास ले लिया। यानी उसका जो अकेला जो भक्त था अब्दुल्ला खान, उसने भी संन्यास ले लिया। अब अपने पिता के चरण रज के सिरोधार्य के अतिरिक्त शाहजहाँ के लिए अन्य मार्ग न बचे। यानी शाहजहाँ के अब कोई विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं बचे, उसके पास बचे तो वह अपने पिता के चरणों में जाकर समर्पण करते। मृत्यु और परित्याग के कारण अपने अधिकांश सहयोगियों की सहायता से वंचित, शारीरिक और मानसिक यातनाओं से ग्रसित अजय जोम महाबत खां की सर्वत्र सफल अध्यक्षता की से व्यतीत निराश शाहजहाँ के समक्ष मौत मुँह बाएं खड़ी थी। इस परिस्थितियों ने उसे अपनी भावी जीवन का पथ निर्णय करने के लिए प्रेरित किया। उसकी तर्क शक्ति ने उसके इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि वह बिना किसी शर्त रखे अधीनता स्वीकार करे। उसने सम्राट से क्षमा याचना की और उसी समय नूरजहाँ महाबत खां के व्यवहार और उसकी प्रगतिशील शक्ति के सामने के कारण शंकित हो गई थी। यानी जहाँ नूरजहाँ ने महाबत खां को पावरफुल बनाया, किंतु बाद में आगे चलकर उसी पावर देने में वह उसके प्रति शंका करने लगी। प्रति अध्यक्षता निराश होकर मुंह बाएं खड़ी थी। इस परिस्थितियों में भावी जीवन के पथ निर्णय करने के लिए प्रेरित किया। उसकी तर्क शक्ति एवं प्रस्ताव का समर्थन किया कि वह बिना कोई शर्त रखे अधीनता करे। उसने सम्राट से क्षमा याचना की। उसी समय नूरजहाँ महाबत खां के व्यवहार से प्रगति, शक्ति और सम्मान के कारण शंकित थी। अतएव वह शाहजहाँ के संधि प्रस्ताव को ठुकराना नहीं चाहती थी। यानी अब नूरजहाँ भी चाहती थी कि शाहजहाँ संधि कर ले, क्योंकि महाबत खां पावरफुल होता जा रहा है। मार्च 1626 में उसने शाहजहाँ के पास यह आदेश प्रेरित किया कि वह रोहतासगढ़ और असीरगढ़ के दुर्गों पर से अपना आधिपत्य तुरंत हटा ले और अपने पुत्रों दारा और औरंगजेब को, जो उस समय क्रमशः 10 और 8 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे, दरबार में भेजे। यानी शाहजहाँ के जो 2 पुत्र थे, दारा और औरंगजेब, उन दोनों को जो 8 साल के थे, 10 साल के थे, उन्हें दरबार में भेजे ताकि आप दोबारा इस प्रकार का विद्रोह न करें। शाहजहाँ ने द्विधारी हो आज्ञा का शिरोधार्य किया। उसे क्षमा प्रदान की गई। वह बालाघाट का शासक नियुक्त कर दिया गया। इन 3 वर्ष के विद्रोह में, जिसने साम्राज्य का एक गृह युद्ध का कारण संक्षुब्ध कर दिया और जो असंख्य मनुष्य और अतुलित धन का नाश का कारण बना, अंत्येष्टि क्रिया अप्रैल 1626 में हुई। यानी इस प्रकार ये 3 वर्षों तक यह चलता रहा। अतः निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि यह 3 वर्ष जहाँ पर अपार जन धन हानि हुई, इससे मुगल साम्राज्य की नींवें हिल गई। नेक्स्ट, महाबत खां का राज्य शासन और विद्रोह। क्लियर? अब इसके आगे हम महाबत खां के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? महाबत खां एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसने शाहजहाँ से संधि स्थापना के सन्निहित काल में ही उद्यत बेगम ने महाबत खां को, जो साम्राज्य का सर्वोत्तम सैनिक था और राजनीतिज्ञ था, आज्ञानुकूलता में लाने का प्रण किया। शाहजहाँ के विद्रोह वसार एवं महाबत खां की मान मर्यादा में समुचित वृद्धि की गई, क्योंकि विप्लव का दमन में उसकी अनिवार्यता आवश्यक थी। साम्राज्य ने उसके साथ उसके समय निपटारा करना महानतम बुद्धिमत्ता व्यक्ति का कर्तव्य नहीं समझा। नूरजहाँ की सहिष्णुता से यह परे की बात है कि महाबत का जैसे दुर्जय व्यक्ति का अस्तित्व स्थिर रहने दे। महाबत का अपनी योग्यता और कार्यपटुता के फलस्वरूप किसी का अधीनस्थ नहीं रह सकता था। वह स्वयं महत्वाकांक्षी था और पोषक तथा सम्राट जहांगीर के अतिरिक्त अन्य किसी के आदेश नहीं प्राप्त करना चाहता था। नूरजहाँ द्वारा राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने के परिणाम स्वरूप वह ईर्ष्यालु हो गया। इसके कारण यह था कि सम्राट ने विवाह करने से पूर्व वह एक सामान्य रमणी थी और तदुपरांत वह सफलतापूर्वक दरबार को अपनी मुट्ठी में करने की योजना बना रखी थी।
शहरयार जिसको वह राज सिंहासन पद पर प्राप्त करने की इच्छुक थी, वह एक निकम्मा नाकारा पुरुष था। वह केवल इसलिए राजपद के लिए उपयुक्त था क्योंकि वह अपनी उत्कृष्ट महत्वाकांक्षी सासू जी के साथ हाथ की कठपुतली था, स्वस्वरूप। उसके विपरीत महाबत खां के राज्य सिंहासन पर परवेज के अधिकार का समर्थन किया था, यानी परवेज के राज्याधिकार का समर्थन महाबत खां ने किया था, इसलिए वह परवेज को शासक बनाना चाहता था। उधर उसका नूरजहाँ का भाई आसफ खां अपने पुत्र अपने जामाई शाहजहाँ को शासक बनाना चाहता था। इस प्रकार ये तीन महत्वाकांक्षी व्यक्ति आपस में युद्ध में लड़ भिड़ रहे थे। शहरयार से प्रत्येक दशा में योग्य था और नूरजहाँ के स्वामित्व स्वीकार करने को तत्पर न था। बेगम महाबत खां की योग्यता को भली भांति परिचित थी, जानती थी, और वह भी जानती थी कि महाबत का राज्य वंश का अनन्य भक्त है, वह उसके गणना करता है। कारणों फलस्वरूप दोनों शक्तिशाली व्यक्ति शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना असंभव हो गया। नूरजहाँ ने शीघ्र ही उस महान सेनापति का विध्वंस करने का संकल्प लिया। जो ही शाहजहाँ शर्त रहित आधिपत्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो गया, उसने महाबत खां के स्थान में परिवर्तित करने की आज्ञा दे दी और बंगाल भेज दिया। यानी जैसे जब तक आवश्यकता थी महाबत खां को चढ़ाए रखा, जैसे शाहजहाँ ने संधि कर लिया आगे बढ़कर, तो नूरजहाँ ने उसका महाबत खां के जो पद था उसको उससे नीचे बना दिया और उसे बंगाल भेज दिया। उसके स्थान पर खानजहाँ लोधी को राजकुमार परवेज का परामर्शदाता नियुक्त कर दिया और उसकी जो परवेज का वह बोलते हैं परामर्शदाता था, वहाँ उस पद से भी हटा दिया और खानजहाँ लोधी को उसका परामर्शदाता बना दिया। राजकुमार ने संकोच मग्न हो खानजहाँ को अपना परमदाता स्वीकार किया, नियुक्त किया और राज आज्ञा अनुसार बुरहानपुर के में निवास करने लगा। यानी अब परवेज भी बुरहानपुर चला गया और वो बंगाल चला गया, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया। महाबत खां ने भी बंगाल की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। मतलब नूरजहाँ ये सोचती थी कि बंगाल नहीं जाएगा, विद्रोह करेगा तब उसको और उसका विध्वंस कर देंगे, किंतु वह चुपचाप बंगाल चला गया। अपने अग्रज आसफ खां के संधि सहयोग से उत्साहित हो महाबत खां के सामने स्पर्धा रखता था। बेगम ने महाबत खां पर राजद्रोह और अवज्ञा के अपराध आरोपित किए। उसके नाम का एक शाही फरमान जारी किया, जिससे उसको दरबार में उन हाथियों को भेजने का आदेश दिया जो उसने शाहजहाँ से विद्रोह स्वर्ग बिहार और बंगाल से प्राप्त किए थे। उसका यह निर्देश दिया कि धन का ठीक ठीक हिसाब दे जो उन दोनों प्रांतों से स्वत्व हरण कर जागीरदारों से प्राप्त हुए, यानी वह भी हिसाब दे जो वहाँ पर बंगाल और बिहार में जागीरदारों से वसूल प्राप्त किया। यदि महाबत का आदेश का पालन में असफल होता तो तदुपरांत दरबार में उपस्थित किया जाए। महाबत का नूरजहाँ की चाल समझ गया और अपने अनुभव किया कि नूरजहाँ ने केवल तिरस्कृत करने के लिए धूल में मिलाने का उपाय किया। अतः उसने सम्राट के तात्कालिक निवास स्थान पंजाब जाकर स्वयं अपने मामले में सम्राट के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया। यानी जो भी मामले थे वो सम्राट के सामने उसने स्वयं जाकर सोल्व करने के लिए बात कही। अब इसके बारे में हम आगे वाली कक्षाओं में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आप और हम अब इससे अगली वाली क्लास में इसका कंटिन्यू करेंगे। जी, इस क्लास में धन्यवाद।